दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं। और आज यूपी स्पेशल की हमारी क्लास 2 है, तो दूसरा दिन है और दूसरी क्लास भी है। तो इससे पहले आप जो है यूपी स्पेशल में हमने भौतिक संरचनाएं और जलवायु परिदृश्य पढ़ लिया था। थोड़ा सा आपका बीच में क्लास पता नहीं कैसे क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब कट हो गई। तो मैं राष्ट्रीय प्रतीक करा रही थी, तो मैं अभी वर्बली आपको अभी बोल देती हूँ, ठीक है। तो हमने राजकीय पशु बारहसिंगा किया था, राजकीय पक्षी आपका जो है वो सारस और क्रॉन्च है, राजकीय वृक्ष अशोक का है, राजकीय पुष्प है पलाश जिसको कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, राजकीय खेल है आपका हॉकी, राजकीय नृत्य है आपका कथक। और बस थोड़ी सी चीज़ें इसमें रह गई थी, ज़्यादा नहीं आपका बाकी रह गया था क्लास में। क्लास फिनिश ही होने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ तो वीडियो वो कट हो गया था। तो राज्य की नृत्य हमने कथक बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि यूपी में जो है ना हमारा एक हाई कोर्ट है, आपको पता है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, तो वो इलाहाबाद है और इसकी खंडपीठ आपकी लखनऊ है, ठीक है। और ये देश का चौथा और सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदेश जो है वो 8 ज़िले शामिल हैं। यूपी के 8 ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल हैं। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो वो मैं आपको वर्बली अभी बता रही हूँ। मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, शामली है और मुजफ्फरनगर है, ठीक है। तो बस इतना सा ही पार्ट रह गया था, ठीक है। तो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम दक्षिणी पठार प्रदेश देखेंगे यूपी का, ठीक है। दक्षिणी पठार प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें और देखेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हुआ तो 2-3 चीज़ें छोटी छोटी जो और हैं वो देख लेंगे। जैसे कि यूपी में जो 8 महाजनपद हुआ करते थे पहले ना पुराने, वो और जो ज़िलों के नाम हैं उनके मुख्यालय देख लेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हुआ तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दक्षिणी पठारी प्रदेश को। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ साथ आप एनवायरनमेंट की क्लास भी इसी तरह से देख सकते हैं, जो कि शाम को 5 बजे डेली आपको मिलती है और अब वो जल्दी फिनिश भी होने वाली है। तो आप सारे वीडियोज़ देख लीजिए, बहुत ही क्रीम सा मैं करा रही हूँ, जैसे यूपी में करा रही हूँ वैसे ही मैंने एनवायरनमेंट पर भी कराया हुआ है, तो आप वो भी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दक्षिणी पठारी प्रदेश की। तो दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका बुंदेलखंड आता है, बुंदेलखंड और आपका बघेलखंड, बघेलखंड के जो है ना भूभाग आते हैं इसके अंतर्गत, दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। ये दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है, ये जो है आपका दक्कन के पठार का, दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है, ठीक है। ये आपका दक्षिणी पठार प्रदेश, ठीक है। इस भूभाग की उत्तरी सीमा जो है वो गंगा यमुना नदी के द्वारा, तो यहाँ की जो उत्तरी सीमा है वो आपकी गंगा यमुना नदी के द्वारा, और दक्षिणी सीमा जो है वो विंध्य पर्वत के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। तो विंध्य पर्वत से यहाँ की सीमा निर्धारित होती है दक्षिणी, और उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी के द्वारा निर्धारित होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चलास नामक घास अधिक मिलती है, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी कौन सी घास मिलती है, तो चलास नामक घास, ठीक है। सुनते जाइए, लिखूंगी कम, आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलास नामक घास बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक मिलती है। दक्षिणी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कितनी, दक्षिणी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई है आपकी 300 मीटर। कितनी है औसत ऊंचाई है, 300 मीटर। तो ये पॉइंट है सारे, ये मैं पॉइंट वाइज आपको बता रही हूँ, ठीक है। चीजें औसत ऊंचाई है 300 मीटर दक्षिणी पठारी प्रदेश की। बघेलखंड, इस पठारी भूभाग में बघेलखंड की अब बात कर लेते हैं। तो बघेलखंड के पठारी भूभाग में मिर्जापुर जिले का अधिकांश भाग आता है, ठीक है। तो बघेलखंड में आपका मिर्जापुर का अधिकांश भाग आता है, ठीक है। बघेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये औसत ऊंचाई आपकी दक्षिणी पठारी प्रदेश की थी। अब हम बात कर लेते हैं बघेलखंड की, ठीक है। तो बघेलखंड की औसत ऊंचाई है आपकी 250 मीटर, 250 मीटर, ये आपकी बघेलखंड की औसत ऊंचाई है, ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी की बात कर लेते हैं। तो बघेलखंड की प्रमुख नदी है आपकी
सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक है। बुंदेलखंड का पठार आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित और विंध्यकर्म की शैलों से निर्मित या नीच चट्टानों से निर्मित बुंदेलखंड के पठार में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। तो बुंदेलखंड में आपकी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऐसे नहीं समझ आएगा। बुंदेलखंड में प्री कैम्ब्रियन युग की जो आपकी चट्टानें हैं, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है। इस पठार की औसत ऊंचाई, यानी कि बुंदेलखंड की औसत ऊंचाई कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 300 मीटर। ये ऊंचाई जितनी दी है ये सब इंपॉर्टेंट है। बघेलखंड की 250 है, दक्षिणी पठार प्रदेश की 300 मीटर है, बघेलखंड की 250 मीटर है और बुंदेलखंड की 300 मीटर है। ठीक है। बुंदेलखंड पठार का विस्तार जो है, अब इसका विस्तार कहाँ तक है बुंदेलखंड का विस्तार, तो ये विस्तार आपका है, देखो मैं बताती जाती हूँ आपको। ललितपुर मैं पहले बता चुकी हूँ, वैसे बांदा पिछली क्लास में बताया था मैंने, चित्रकूट, झांसी, जालौन, महोबा, दक्षिणी और व दक्षिणी पूर्वी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ठीक है। दक्षिणी मिर्ज़ापुर में है। ठीक है। चंदौली जिले की चकिया तहसील भी इसमें शामिल है, तो चंदौली जिले की आपकी चकिया तहसील जो है वो भी इसमें शामिल है बुंदेलखंड के विस्तार में। ठीक है। पूरे पठारी भाग में कम वर्षा और भीषण गर्मी होती है। ठीक है। तो पूरे के पूरे दक्षिणी पठारी भाग में क्या होती है, कम वर्षा होती है और भीषण गर्मी होती है, ये बात भी हमने जान ली। ठीक। बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च पहाड़ी की बात कर लेते हैं। तो बुंदेलखंड पठार की आपकी सर्वोच्च पहाड़ी है कौन सी, सोनाकार पहाड़ी। ठीक है। सोनाकार, मेरी आवाज़ पे ज़्यादा जाइएगा, मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगी नहीं, आवाज़ पे जाओगे तो आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे, अगर लिखने पे आएंगे ना तो बहुत कम हम टॉपिक कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो सोनाकार पहाड़ी आपकी बुंदेलखंड पहाड़ की सर्वोच्च पहाड़ी है पठार की। ठीक है। सोनाकार पहाड़ी आपकी कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो ये आपकी मिर्ज़ापुर प्लस सोनभद्र में फैली हुई है। ठीक है। अब बात करते हैं कैमूर की पहाड़ियों की। तो कैमूर की जो पहाड़ी है वो भी आपकी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में फैली हुई है। ठीक है। चित्रकूट जिले की करवी तहसील में विंध्य पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। चित्रकूट जिले की करवी एक तहसील है वहाँ पर आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी आपकी पाई जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीप डुंडुआ कहा जाता है। ठीक है। यूपी के गोरखपुर में जो शिवालिक पहाड़ियां हैं पहाड़ी को क्षेत्रीय भाषा में डुंडुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुंडुआ कहा जाता है। ठीक है। ये बात हमने जान ली दक्षिणी पठारी प्रदेश की। अब ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत शॉर्ट में मैंने क्रीम सा करा दिया, समझ में आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु की यहाँ की। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु की बात करते हैं, तो पहले ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में आपका औसत तापांतर होता है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। लिखते जाओ, औसत, ये इम्पोर्टेंट है, तापांतर होता है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सर्वाधिक तापमान कब होता है भाई, मतलब कि कौन से महीने में होता है। ठीक है। सर्वाधिक तापमान पूछा जा रहा है ग्रीष्म ऋतु में, सबसे ज़्यादा होता है मई और जून के महीने में। ठीक है। यूपी में न्यूनतम तापमान आपका होता है दिसंबर और जनवरी के महीने में। ठीक है। सर्वाधिक गर्मी कहाँ कहाँ होती है, तो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है भाई आपकी आगरा में और झांसी में।
सबसे ज़्यादा गर्मी होती है आगरा और झांसी, इन दोनों ज़िलों में। न्यूनतम गर्मी कहाँ होती है? तो न्यूनतम गर्मी आपकी होती है बरेली में। और बरेली आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि बरेली जो है वो आपका कौन सा ज़िला है? किससे सटा हुआ ये आप बताओगे। न्यूनतम है आपका बरेली में, ठीक है। अब बात करते हैं कर्क रेखा से अत्यधिक निकटता के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा से बहुत निकट है। मई जून में यूपी में चलने वाली धूल भरी पश्चिमी हवाओं को कहते हैं लू, ठीक है। तो लू जो चलती है ये पश्चिमी हवाएं होती हैं पहली बात तो। और ये कौन से महीने में चलती हैं? तो मई और जून के महीने में चलती हैं ये। और इनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं। इसको कवर कर दो ताकि ये आपका अलग हो चुका है, ठीक है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है आपका तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र आपका सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसमें 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। मध्य मैदानी क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? तो ये होती है आपकी 94 सेंटीमीटर तक, यानी 94 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है आपकी, ठीक। अब बात करते हैं दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र की। दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र की तो यहाँ पर आपकी 91 यानी 91 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब बात करते हैं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? तो यहाँ पर 84 सेंटीमीटर तक न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है ये आपका पश्चिमी मैदानी, ठीक है। देखो ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है आपका, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है आपका तराई क्षेत्र और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर 84 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब बात करते हैं कि यूपी में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो यूपी में औसतन वर्षा आपकी होती है 95 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यूपी में औसतन वर्षा होती है 95 सेंटीमीटर तक, ठीक। यहाँ पे हमने जान लिया कि सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है 150 सेंटीमीटर का और न्यूनतम वर्षा आपकी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है 84 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पे हमने वर्षा ऋतु भी जान ली, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और पार्ट हम जान लेते हैं, तो हम थोड़ा छोटा सा और चीज़ें देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेंगे कि जिलों के नाम और मुख्यालय। तो यूपी के जो जिले हैं उनके कौन कौन से मुख्यालय हैं ये देख लेते हैं हम इसके साथ ही, ठीक है। जिले, ठीक है, और इनके मुख्यालय। ये हो गए जिले और ये हो गए मुख्यालय। अब इनको डिवाइड कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले कौशाम्बी। पहले हम जिले देख लेते हैं। आपका कौशाम्बी जिला, इसका मुख्यालय देख लेंगे। अंबेडकर नगर का मुख्यालय देख लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए ये देख लेते हैं। तो जिले और मुख्यालय, ठीक है। तो आपका कौशाम्बी जिले का मुख्यालय है मंझनपुर। याद करते हुए चलिए, कौशाम्बी जिले का मुख्यालय है मंझनपुर। कौशाम्बी जिले का मुख्यालय है मंझनपुर। कौशाम्बी जिले का मुख्यालय है मंझनपुर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर, सॉरी गड़बड़ हो गया,
अकबरपुर माती, गलत लिख दिया। अकबर, कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। ठीक है, अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है नौगढ़। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है नौगढ़। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है नौगढ़। अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा। सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। जालौन का मुख्यालय है उरई। जालौन का मुख्यालय है उरई। फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़। भदोही का मुख्यालय है ज्ञानपुर। भदोही का मुख्यालय है ज्ञानपुर। भदोही का मुख्यालय है ज्ञानपुर। संभल का मुख्यालय है पमवासा। संभल का मुख्यालय है पमवासा या पवासा। ठीक है, तो देखिए हमने इतनी बार रिपीट कर दिया, आपको भी लर्न हो ही गए होंगे। तो ये थे हमारा आज जिलों के नाम मुख्यालय कच्ची पठारी पठार प्रदेश मैंने कंप्लीट किया। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। कल हम और भी चीज़ें देखेंगे। यूपी के 8 महाजनपद देख लूँगी बीच में, और उसके बाद हम यूपी की मृदा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए, और सारे यूपी के क्लासेस देखिए, साथ साथ एनवायरनमेंट की क्लासेस देखिए। और भी सब्जेक्ट्स मैंने कराए हैं, उनकी क्लासेस आप देख सकते हैं, चल रही हैं। जल्दी एक और सब्जेक्ट भी शुरू कर दूंगी मैं। तो फास्ट रिवीजन चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।